कोई सा भी चार्ज हो, it may be in the form of electron, it may be in the form of positive particle, it may be in the form of ion. Flow of charge in a particular direction. In a particular direction. Basically, when particles start moving in a particular direction, some current goes. जैसे एयर है, जो जब हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है उसको एयर करंट या विंड कहते हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल्स समुद्र के अंदर जब दरिया में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम रिवर करंट या ओशन करंट कहते हैं। जगह जहाँ मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वही चार्ज पार्टिकल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यूजिंग ए डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी डायरेक्शन जरूरी है। बिना डायरेक्शन के अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं आर मूविंग एट रैंडम, उसको करंट नहीं कहते। तो फॉर करंट इज कंपलसरी द मोशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल शुड मूव इन वन डायरेक्शन। इफ द वाटर, पानी इन रिवर और क्या नाम है ओशन, इफ दे आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन हम कहते हैं ओशन करंट या रिवर करंट। सिमिलरली हवा के मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में तेज़ी से मूव करते हैं उसे हम विंड कहते हैं या एयर करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पार्टिकल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसे इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज वो क्या बोलते हैं, हाली करंट कहते हैं। चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल को अगर ये मूव करे, चार्ज पार्टिकल मे बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इट मे बी एनी फॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पर अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो कहीं से निकल के एक तरफ मूव करने लगे एक डायरेक्शन में, वो भी करंट कहलाएगा। जब वो निकलते हैं जहाँ से, उन पे अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट मास होता है। इफ़ दे आर मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो भी कहलाएगा करंट। तो इस करंट का मतलब बेसिकली मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, क्योंकि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयन ऑल्सो। और सॉल्यूशंस के लिए जहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वहाँ पे आयंस मूव करते हैं, उन आयंस के मोशन को भी हम करंट कहते हैं। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ। ये बात समझ में आ गई। अब जो करंट है इसका फॉर्मूला Q/T है, यानी अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। तो अमाउंट ज़्यादा चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे करंट ज़्यादा होगा, कम चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो कम होगा। तो जो करंट का फॉर्मूला है I = Q/T, इसमें 2 डेफिनेशन छुपी हैं। एक स्ट्रेंथ ऑफ करंट, क्योंकि इससे करंट की वैल्यू निकलती है। थियोरेटिकल जो डेफिनेशन है वो ये है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो करंट कहलाता है, वो जो मोशन है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना करंट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन 1 सेकेंड। तो इसको, इस डेफिनेशन को यूज़ करें तो चार्ज की अमाउंट को कंसिडर करके, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट कहलाता है। उसकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से हम बताएंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये कहना जरूरी है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। यानी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसका एक क्रॉस सेक्शन को, एक हिस्से को हम कंसीडर करते हैं, वहाँ से जब वो मूव करता है, हम पूरे कंडक्टर को नहीं चेक करते, कंडक्टर के किसी एक पोर्शन को लेते हैं, उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई। बीच में से लें, कहीं से भी लें, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने पार्टिकल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है करंट ज़्यादा है या कम। ज़्यादा पार्टिकल मूव करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। वो कम पार्टिकल मूव करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट कम होगी। तो डायरेक्शन और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, यानी पूरे कंडक्टर को नहीं देख रहे हम, इसके एक पोर्शन को देख रहे हैं जिसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर, ये आगे पीछे वर्ड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्या क्रॉस सेक्शन
ऑफ ए कंडक्टर वायर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ करंट या स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट में अमाउंट चार्ज पार्टिकल का नंबर भी आता है और 1 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, यानी क्या नाम है, 1 सेकेंड में जितने मूव करेंगे उससे उसकी वो निकलती है, यानी अमाउंट ऑफ 1 सेकेंड की जगह यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब SI यूनिट में टाइम हम 1 सेकेंड में लेते हैं। तो खाली इससे क्या नाम है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आगे इसमें ये ऐड करते हैं फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, तो कोई हर्ज नहीं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इस कॉल करंट। लेकिन जब आप अमाउंट ऑफ चार्ज, अब ये जब अमाउंट वर्ड यूज़ करेंगे तो चार्ज के अमाउंट से और 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, उससे स्ट्रेंथ ऑफ करंट निकलेगी, कितना करंट है, अमाउंट ऑफ करंट। जैसे आप याद कीजिए 9th में एक दफ़ा कराया था, अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट इन ए बॉडी, मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। फिर हमने वहाँ पे कराया था कि मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, याद है। जब हम मैथमेटिकल उसमें ले आते हैं तो मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ जब हम अमाउंट ले आएंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट निकलेगा, ठीक है, कितना करंट है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, आगे पीछे भी कर सकते हैं। टाइम को पहले लिए हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन 1 सेकेंड या इन यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन यूनिट टाइम, ये पहले लिया हो। फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हिस्सा बाद में लियो, यानी किसी क्रॉस सेक्शन, किसी बड़े कंडक्टर का एक हिस्सा, वहाँ से कितने पार्टिकल एक पर, ये कंपलसरी है कि चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करेगा तभी वो करंट कहलाएगा। अगर वो एट रैंडम मूव कर रहा है, पार्टिकल जैसे पानी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, हवा है, जहाँ पे कमरे में हवा है, इसके मॉलिक्यूल सब तरफ मूव कर रहा है, आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसको हम विंड नहीं कहेंगे, एयर करंट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पतंग उड़ाते हैं तो हम कहते हैं हवा इस डायरेक्शन में, विंड इस डायरेक्शन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयर पार्टिकल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हम कहते हैं विंड है या एयर करंट है। तो डायरेक्शन जब आ जाती है तो वो हम उसके साथ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं हर तरफ मूव करते हैं, लेकिन तो ओशन के अंदर या रिवर के अंदर या इस बहने वाली जगह पर ज़्यादातर मॉलिक्यूल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट। अगर ओशन है तो ओशन करंट, रिवर है तो रिवर करंट। तो क्या डायरेक्शन, वैसे हम कहेंगे मूव, वो तो पानी के मॉलिक्यूल, वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल चारों तरफ मूव करते हैं। कुछ सारे मॉलिक्यूल, ये नहीं कि सारे एक ही तरफ जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर, कुछ लेफ्ट, मैक्सिमम जिधर जा रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कहलाएगा करंट, कि भाई ये है करंट, वाटर करंट ये है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। अब करंट का यूनिट है एम्पियर, SI यूनिट, और SI यूनिट को फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, SI यूनिट, बाकी SI यूनिट रखकर। तो जब हम करंट का SI यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो बाकी SI यूनिट भी लिख दो। चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम, सबको 1 कर देंगे डेफिनेशन पर्पस के लिए। टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड। अब ये जो है ये बन जाएगा 1 एम्पियर। तो जितने भी यूनिट हम डिफाइन करते हैं इफ से शुरू करते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज। अब देखो करंट वो डिफाइन कर रहे हैं तो ये पार्ट कंपलसरी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये हिस्सा जरूर आएगा। तो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज, समझ में आया, इन 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन, ये हमने पहले ही बोल दिया, यानी चार्ज 1 कूलम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1।
If 1 coulomb charge flows in 1 second from a particular direction to from a particular cross section, then the amount of current is called, strength of current is called 1 ampere. आपको डिफाइन करना है 5 एम्पियर. तो आसानी के लिए बेस्ट वे ऐसा ये कि न्यूमरेटर को 5 कर दो. 5/115 होता है. समझ में आया? न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? कूलम. 1 में क्या आ रहा है? सेकंड. तो इफ 5 कूलम चार्ज मूव्स इन 1 सेकंड, 5 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड. आगे की डेफिनेशन का बाकी हिस्सा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि करंट जब ही कहलाएगा जब वो डायरेक्शन होगी. 5 कूलम चार्ज flows in 1 second from a particular cross section to a particular direction. Then the amount of current या strength of current is called 5 ampere. आसान. वैसे तो आप 10/2 कर दें तब भी 5 होगा, 20/4 कर दें तब भी 5 होगा, लेकिन आसानी के लिए यह है कि न्यूमरेटर का वैल्यू उतनी रखें जितने आपको करंट को डिफाइन करना है, डिनोमिनेटर को 1 कर दी. यह आसानी होती है इसमें. आप डिफाइन करना चाहते हैं 10 एम्पियर, कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? इसी फॉर्मूले को यूज़ करके. इफ़ 10 कूलम चार्ज फ्लोज 10 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड. ये पूरा इससे एक साथ बोल दो ताकि बाद में भूलो नहीं, वरना भूल भी सकते हो. पर चलो बाकी हिस्सा बोल दिए जो मेन पार्ट था. कितनी देर में टाइम बताना भूल गए तो वो फिर पता चला डेफिनेशन गलत हो गई. तो इफ 10 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहाँ थोड़ी मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया. ये ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ है ना. देन द अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज इज इक्वल टू या स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज 10 एम्पियर. क्योंकि 10 कूलम चार्ज था 10 एम्पियर होगी. तो आप 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं इस मेथड से, 5 एम्पियर भी डिफाइन कर सकते हैं, 10 एम्पियर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट विल यूज दिस मेथड. इज देयर एनी डाउट? अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे, वो अभी लेते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड हों, उनके बीच में चार्ज पार्टिकल हों, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिसे कैथोड कहते हैं, मूव करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस में यही होता है. और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, जिसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं. पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एनोड, नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड कैथोड. सॉल्यूशंस के अंदर जहाँ आइंस होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं. दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि नेचर अपोजिट है, इसलिए उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी. डायरेक्शन ऑफ करंट हम किसको माने? पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन को, नेगेटिव पार्टिकल की डायरेक्शन को. तो इसमें एक सवाल पैदा हो गया. तो अब एक डायरेक्शन माननी है, तो उसके ऊपर सारे लॉज बनने कि करंट की डायरेक्शन हम ये मानेंगे. अब ये हो नहीं सकता मैं कुछ और मान लूँ, दूसरा कुछ और मान ले. तो यूनिवर्सल वो बनाया गया कि जिसे कहना चाहिए, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एक बनाया कि द डायरेक्शन ऑफ द मोशन टू विच पॉजिटिव पार्टिकल मूव, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? जिधर पॉजिटिव पार्टिकल मूव करते हैं. ये अभी और क्लियर हो जाएगा आपको, पॉजिटिव पार्टिकल किधर मूव करते हैं. सॉल्यूशन से तो क्लियर है कि पॉजिटिव पार्टिकल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, दैट इज कैथोड. इसको उल्टा कर दे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव होते हैं, तो डायरेक्शन टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इज इट कॉल्ड करंट. क्योंकि सॉलिड्स के अंदर यानी मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मूव करता है. जितने भी मेटल्स में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में. आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, मेटेलिक कंपाउंड्स, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब उसमें हम करंट पास करते हैं मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहाँ दोनों तरह के पार्टिकल होते हैं. पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव, एक तरह के नहीं होते. तो एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया कि जिधर पॉजिटिव पार्टिकल मूव करेंगे उधर वो डायरेक्शन ऑफ करंट मानी जाएगी. तो जब वो एक लॉ बन गया तो एक रूल बना दिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं. तो फिर ये कहा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, याद रखिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी वेस्ट टू ईस्ट. अब उसका अपोजिट, परपेंडिकुलर नहीं, अपोजिट, क्योंकि दे आर जस्ट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहे हैं वही करंट की डायरेक्शन होगी.
लेकिन इफ नेगेटिव पार्टिकल की डायरेक्शन बताई जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव पार्टिकल की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब आगे चल के पता चला कि आप यू विल लर्न अबाउट सेकेंड टर्म पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आप वो सीखेंगे। तो पता चला कि पॉजिटिव पार्टिकल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल, यानी हायर टू लेवल। वो कहाँ से निकला बताता हूँ मैं अभी। नेगेटिव पार्टिकल उसका अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का अपोजिट मूव करते हैं। नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन से कोई भी नेगेटिव पार्टिकल है, अगर दो टर्मिनल से एक हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पोटेंशियल पे, अगर पॉजिटिव पार्टिकल हैं तो वो मूव करेंगे पॉजिटिव हायर टू लोअर, और अगर नेगेटिव हैं तो वो मूव करेंगे लोअर टू हायर पोटेंशियल। तभी वो जब ये जब रूल बना दिया। अब ये कैसे बना रूल कि देखो कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मोस्ट ऑफ द, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जितना ऊपर ले आएंगे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये पता लगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ती है तो चीज़ की अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहिए। तो अगर हम इस पेन को छोड़ दें तो ऊपर इस लेवल पे छोड़ेंगे तो यहाँ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है नाउ इट इज़ कैपेबल टू मूव इटसेल्फ, तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस। वाई इट विल मूव इन द लेस पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्शन? बिकॉज एज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो इसकी स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी जहाँ कम होगी वहाँ बढ़ेगी, तो वो नीचे आने पे कम होती है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी चीज़ फॉल करती है। सिमिलरली लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का मोशन या गैसेस का मोशन देखा, उसमें देखा कि लिक्विड और गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम ए हायर प्रेशर टू लोअर। जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से मूव करते हैं किस डायरेक्शन में, जहाँ प्रेशर कम है वहाँ से पुश हो रहे हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ प्रेशर कम है। आप घर के अंदर पानी चढ़ाने के लिए मोटर इस्तेमाल करते हैं, तो जो मोटर है वो प्रेशर बढ़ाता है ना, किस डायरेक्शन में, उस ऊपर की डायरेक्शन में। अगर आप ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं तो पानी ऊपर क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि प्रेशर जो है ऊपर कम है और नीचे जहाँ पे मोटर चल रही है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर पानी क्या हो रहा है, वहाँ से हायर प्रेशर से लोअर पोटेंशियल को जा रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो गिरते हैं दे मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उन्होंने देखा कि चीज़ें आमतौर से हायर टू लोअर मूव करती हैं जनरल वे में, कहीं एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कहीं प्रेशर होता है। तो यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला पड़ा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ भी उसी टर्म में लिया कि भाई हायर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बाद में पता चला कि चार्ज पार्टिकल तो दो तरह के होते हैं, तो पता है बाद में जब इसको कैलकुलेट किया गया तो हायर पोटेंशियल पे फिर लोअर पोटेंशियल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है। पॉजिटिव पार्टिकल हायर पोटेंशियल पे होगा, उसको लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, वो मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू। तो वो जो पोटेंशियल वर्ड आया जो वहाँ इसमें डेवलप हुआ वो बेसिकली स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है पॉजिटिव पार्टिकल की, जो वो कम हो रहा है। लेकिन नेगेटिव पार्टिकल उसके अपोजिट मूव करता है, उसकी स्टेबिलिटी वो जो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब ये टेक्निकल डेवलप हो गया, उसको हम कैसे डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें। तो उसको थ्योरेटिकल डेफिनेशन दी गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट कंडीशन विच डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शन ऑफ यानी वो कंडीशन जो ये बताए चार्ज किधर से किधर फ्लो कर रहा है। पत्थर किधर से किधर मूव कर रहा है, हम कहते हैं इट इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। समझ में आया? यहाँ हम कहते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन दी गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इट इज दैट कंडीशन विच डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस कंडीशन को कहते हैं जो ये बताता है कि चार्ज किधर मूव करेगा। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। समझ में आया? तो अब इसमें दो तरह के चार्ज हैं, तो हमने इसको वो कर लिया रूल कि भाई पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर।
क्योंकि दोनों तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, इसलिए दोनों में से एक को सिलेक्ट करना था परमानेंट यूज के लिए एज ए रूल। तो ये नहीं होता रूल यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है। जब एक रूल बनाया जाता है तो वो कॉमन रूल बनाया जाता है जो सब जगह अप्लाई हो सके। ये नहीं है कि वही रूल कहीं कुछ किसी और शक्ल में है, उसको बदल के दूसरी जगह किसी और शक्ल में ले आए। तो चार्ज के फ्लो के लिए रूल बनाया गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसको बेस बनाया गया कि उसको यू ले के डायरेक्शन निकाली गई, और ये माना गया कि वो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बाद में मैथमेटिक्स क्या नाम है फॉर्मूला डेवलप किया गया कि पोटेंशियल जो होता है वो उन्होंने निकाला क्या नाम है एनर्जी अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। एनर्जी इन्वॉल्व, इसको हम ये कह सकते हैं वर्क डन इन्वॉल्व, जो कि ये हम पहले ही कर चुके हैं ये बात कि जब किसी चीज़ पे वर्क होता है तो या तो उसकी एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। वी हैव डन इट अर्लियर। चलो ध्यान से, अगर आप इस पेन को ऊपर लेके जाएंगे तो अपने आप नहीं जाएगा, ये आप मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द पेन कहलाएगा। और जब किसी चीज़ पे वर्क होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम इसको छोड़ते हैं, और कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर हो रही है। इसलिए आपने 9th में पढ़ा था द एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड in the form of the energy present in an object due to its configuration or due to its position or due to position from a given point, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 9th में हमने पढ़ा था। एनर्जी विच एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, याद करो, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम जीरो पोटेंशियल पे मान रहे हैं, अगर उससे दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और उससे दूरी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ज़मीन को जब हम बेस बना के चलते हैं और ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्ड बोलते हैं, वो बढ़ रही है। और जब वो ज़मीन की तरफ आता है उसको हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानता है, ज़मीन को हम जीरो लेवल पे मान रहे हैं। तो अगर वो ज़मीन के ऊपर आएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और ये टेंडेंसी है कि हर चीज़ हायर पोटेंशियल टू, ताकि हायर से लोअर में जब जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी जब कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो ऊपर हायर पोटेंशियल से नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि हायर पोटेंशियल में स्टेबिलिटी कम थी, लोअर पोटेंशियल में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो चार्ज, हम ये एज्यूम करते हैं कि चार्ज किसी पॉइंट पे था बहुत दूर, वहाँ से हम किसी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पे लेके आए, मान लो ये पॉइंट ए है, हम यहाँ पे चार्ज को लेके आए। तो जब हम किसी चार्ज को कहीं से लेके आएंगे, समझ में आया कहाँ था, अभी हम बताते हैं हम कहाँ मान के चल रहे हैं। तो जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो उस पर वर्क डन हुआ है, हम खुद नहीं आए, हम लेके आए। ये बात समझ में आया, क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर जगह से इस पॉइंट पे लाएं। तो अब इस पॉइंट पे लाएंगे तो जितना हमने वर्क किया वो उसमें किस शक्ल में जमा हो जाएगा, किस कंडीशन, उसमें इन द फॉर्म ऑफ, जब वर्क होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जमा हो जाता है। समझ में आया, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, उस चार्ज का। कैसे, अभी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज जो था वो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी सम पॉइंट विच इज़ वेरी फार अवे। ये नहीं कि अमेरिका में हो, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट से दूर है, उसको हम इन्फिनिटी मान रहे हैं। और यह वहाँ से चार्ज आया है इसके ऊपर, ये जो चार्ज, अगर इसमें चार्ज है तो इस पॉइंट पे कहीं से आया है चार्ज। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्फिनिटी से यहाँ जो चार्ज आया है तो उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो इस पॉइंट, वो उस चार्ज का पोटेंशियल कहलाएगा। जितनी एनर्जी यहाँ तक होगी उतना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बड़ी सिंपल एग्जांपल ये, जितनी हम क्या नाम है ज़मीन से ऊपर जाएंगे उतनी ग्रेविटेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 10 जूल बढ़ी, 10 जूल हमने वर्क किया है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ जाएगी।
अगर 10 हमने 20 जूल वर्क किया उसको ऊपर तक लाने में, तो उस पॉइंट की उस ऑब्जेक्ट को इसको ऊपर लेके गए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी ऊपर लेके जाएंगे, जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, और जितना नीचे आएगा उतनी, जितना वो नीचे आने में जो वर्क करेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। बेसिकली वर्क जितना हो रहा है उतनी उस फॉर्म में या तो एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज जब वर्क करता है हायर पोटेंशियल ऊपर से इन्फिनिटी से इसी पॉइंट पे आता है, तो वहाँ एनर्जी बढ़ रही है, और वहाँ एनर्जी कम हो रही है। पॉजिटिव चार्ज है वहाँ एनर्जी बढ़ रही है। तो अब ये दोनों चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक केस में एनर्जी बढ़ती है, दूसरे केस में एनर्जी कम होती है। कितनी? जितना उसमें वर्क हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं वर्क डन एनर्जी इन्वॉल्व बोलते हैं। एनर्जी इन्वॉल्व इसलिए कहते हैं कि एनर्जी बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन चार्ज और कम भी। तो जितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, या जितना वर्क डन हुआ है उतना उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, कैसे? इट इज द एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज, कितना? एक चार्ज, यूनिट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। जितनी एनर्जी एक यूनिट चार्ज को, डेफिनेशन पर्पस के लिए इसको यूनिट मान लेते हैं। फॉर यूनिट, जब हम इसका पोटेंशियल का यूनिट डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, और जब खाली पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको यूनिट चार्ज करेंगे। तो एनर्जी इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट गिवन पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पे चार्ज को लाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे पोटेंशियल कहते हैं, उस पॉइंट पर। इन्वॉल्व वर्ड क्यों यूज़ करा है? कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात समझ में आया? तो हम ये इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि बढ़ भी सकता है, और अगर एक दूसरे में क्या होगा? कम होगा। तो हम ये क्या एज्यूम कर रहे हैं? एनर्जी इन्वॉल्व या वर्क डन। अगर हम ये कहें इन ब्रिंगिंग वर्क डन, और इन ब्रिंगिंग पहले डेफिनेशन दी जाती थी, हम ये पॉजिटिव चार्ज मान के देते थे कि हम जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, उसमें जितना वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। बाद में होगा कि चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज को हम लाएंगे उसमें भी वर्क डन होगा, लेकिन एक में वर्क डन पॉजिटिव होता है, दूसरे में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो उसकी जगह क्या करा? वर्क डन इन्वॉल्व वर्ड यूज करा। यानी वर्क डन ऑन द चार्ज भी हो सकता है, वर्क डन बाय द चार्ज भी हो सकता है। वर्क डन ऑन द चार्ज जब होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन बाय द चार्ज होगा तो एनर्जी घटेगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोला? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, हमने पॉजिटिव नेगेटिव हटा दिया। वर्क डन इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। यानी गिवन पॉइंट को पे चार्ज लाने में जो वर्क डन इन्वॉल्व है, वर्क डन की जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एनर्जी इन्वॉल्व। क्योंकि जितना वर्क डन होता है उतनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जितना वर्क डन ऑन द चार्ज हुआ है या किसी चीज़ पे हुआ है उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क डन बाय द चार्ज हुआ उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर 10 जूल वर्क हुआ है बाय द ऑब्जेक्ट तो उसकी 10 जूल एनर्जी कम हो जाएगी, बाय द ऑब्जेक्ट हुआ है। और 10 जूल वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट हुआ है तो 10 जूल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। यानी अगर 50 है जूल तो कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 70 है तो कितनी हो जाएगी? 80। और अगर बाय द चार्ज खुद काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो जितना एनर्जी वो जितना काम कर रहा है उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वैसे भी आप जानते हो जब कोई चीज़ अपने आप काम करती है तो एनर्जी को यूज़ करके करती है। तो अगर उसने 15 जूल काम किया है तो इसका अलावा उसकी 15 जूल एनर्जी कम हो जाएगी। ये एक तरह से इस तरह हो गया कि आप मार्केट में जाएं, आपके पॉकेट में पैसे हैं, पर्स में पैसे हैं, तो जितनी आप शॉपिंग करेंगे उतना अमाउंट आपके पर्स में कैश अगर शॉपिंग कर रहे हैं क्या कम हो जाएगा। आप 50 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं तो 50 रुपये आपके जो पर्स में जितने पैसे थे उसमें 50 रुपये कम हो जाएंगे। आप 100 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो 100 रुपये कम हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो वर्क जितना भी वर्क होता है, अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, एनर्जी बढ़ती भी है कम भी होती है। और वर्क डन ऑन द चार्ज है तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन बाय द चार्ज है तो एनर्जी घटेगी।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खाली चार्ज बोलते हैं, ना ऑन बोलते हैं, ना बाई बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? वर्क डन इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब इट मे बी ऑन द चार्ज, इट मे बी बाय द चार्ज। वर्क डन इन्वॉल्व व्हेन अ यूनिट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। अब हमने ना तो पॉजिटिव वर्ड कहा ना नेगेटिव। पहले हम क्या कहते थे? वर्क डन इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले वर्ड पॉजिटिव चार्ज बोलते थे, लेकिन चार्ज तो नेगेटिव ही होता है। इलेक्ट्रॉन की शक्ल में तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो चार्ज नेगेटिव ही होगा। और उसमें जो है बजाय वो क्या नाम है, वो जब होता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर वो है वो खुद आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। कि एनर्जी क्या हो रही है? कम, क्योंकि वो खुद आ रहा है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज आवर एजम्पशन, नॉट एक्चुअल। एक्चुअली कैसे? तो हम एज्यूम कर रहे हैं भाई यहाँ पे अगर चार्ज है तो कहीं से तो आया होगा, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये पॉइंट पे चार्ज है तो वो इन्फिनिटी से आया होगा। ठीक है, अब जब चार्ज इन्फिनिटी से आया तो उसने वर्क किया है, तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है फोर्स के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स तो वो वर्क करती है, और जितना वो वर्क करती है तो उतनी एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। अगर उस पर अगर वर्क डन ऑन द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट हुआ है, और अगर वो ऑब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है तो उतनी एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इसमें चार्ज आया वो कहीं से आया है, वो पॉइंट इन्फिनिटी पे था। तो वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज क्या नाम है कम्स इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन इन्वॉल्व या एनर्जी इन्वॉल्व, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, अब दो पॉइंट अगर ले लें किसी ऑब्जेक्ट के, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम, तो जब ये इलेक्ट्रिक वायर होगा या सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर जाता है और पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर टू। तो हम ये एज्यूम करते हैं वर्क डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट जो है ये 100 वोल्ट के ऊपर है इसकी पोटेंशियल, और ये पॉइंट जो है ये 70 वोल्ट पर है। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो उसका पोटेंशियल 100 होगा, और जब यहाँ आ जाएगा बी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल 70 हो जाएगा। इसका मतलब इतना उसमें कितना कम हुआ है? 30, तो उसने 30 जूल वर्क किया है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में हम डेफिनेशन देते थे व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन द वर्क डन इन्वॉल्व, वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज बिटवीन मूविंग अक्रॉस टू पॉइंट्स। कोई और सा पॉइंट लेंगे तो वहाँ कुछ और वर्क डन हो जाएगा, कोई और सा पॉइंट लेंगे वहाँ कुछ और हो जाएगा। तो हम ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं कि द पोटेंशियल, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये भी कंडीशन थी कि पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर मूव करता है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू पॉइंट्स। वो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है तो इसका मतलब है 30 जूल उसने वर्क किया है, अगर हम जूल एसआई यूनिट में लें। अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, इसका मतलब है कि 50 कम हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर। तो वहाँ पे वर्ड होना चाहिए द वर्क डन बाई नेगेटिव on negative charge, on electron, when it moves from a lower potential to higher potential. Positive charge higher to lower, negative charge from lower to। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया कि भाई चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव कहना ही बंद कर दो, वर्क डन बाई द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज कहना बंद कर दो, इन्वॉल्व कर दो। इन्वॉल्व में दोनों बातें आ जाएंगी, या तो बड़ा है या तो वर्क डन इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम ए अक्रॉस टू पॉइंट्स, अक्रॉस हायर लोअर कहना बंद कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हायर टू लो मूव करता है और नेगेटिव चार्ज जैसे आप 30 फुट की हाइट पर है, आप 50 फीट की हाइट पे चले जाए तो 20 फीट की हाइट आपने गेन करी, और अगर 50 से 30 पे आ जाए तब भी 20 का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप एक पॉइंट जो था वहाँ से हायर लेवल पे जा रहे हैं, जो पहले कितने था 30 था उस पर आप 50 पे आ गए, तो आपने कितना गेन करा। और अगर ऊपर से नीचे आए तब भी अमाउंट तो वही रहेगी,
ऊपर गए थे तो 30 फीट गेन करा था, 20 फीट, 30 से 50 पे गए थे और 50 से 30 पे आए तो अमाउंट तो वही रही, कितनी 20 यूनिट हाइट आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस केस में दोनों बातें होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स क्या नाम है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं और दोनों मूव करते हैं। तो डेफिनेशन पर्पस के लिए हम पहले पॉजिटिव चार्ज को लेकर डेफिनेशन देते थे, लेकिन अब हमने वो चार्ज का ख़त्म कर दिया और ये भी कहना बंद कर दिया हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। अब हम क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन्वॉल्व व्हेन अ यूनिट चार्ज मूव अक्रॉस 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जब यूनिट चार्ज मूव करता है तो जितनी एनर्जी, जितना वर्क करता है, वो उतनी उसकी उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फर्क क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आने में जो वर्क हुआ है वो पोटेंशियल था, और गिवन पॉइंट है दोनों, उनके बीच में जब वो वर्क कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन अ यूनिट चार्ज। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। अगर पॉजिटिव कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, देन वी हैव टू से मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये कहना पड़ता। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर मूव करता अपने आप, तो हमें क्या कहना पड़ता, व्हेन एन यूनिट नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लेकिन ये दोनों खत्म करके क्या करा, व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव अक्रॉस 2 पॉइंट्स, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर कहना बंद कर दिया। व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव अक्रॉस 2 पॉइंट्स देन दैट इज कॉल्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है दोनों पॉइंट का। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि आप किसी मीनार के ऊपर हैं, आप 70 मीटर की हाइट पर हैं और आप 120 मीटर की हाइट पे जाएं या वहाँ से यहाँ पे आएँ, या वहाँ जाएं या वहाँ से नीचे आएँ, तो जो आपकी हाइट इन्वॉल्व है, एक केस में बढ़ रही है, दूसरे केस में कम हो रही है, वो दोनों केस में कितनी होगी, 70 से 120 पे गए या 120 से 70 पे आए तो अमाउंट तो सेम रहेगी, कितनी, 50। समझ में आया। अब अगर कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, उतनी 50 एनर्जी उसकी हाइट 50 बढ़ गई हाइट ज़मीन से, और अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है इसी पॉइंट पर, गिवन पॉइंट से नीचे, तो उसकी 50 यूनिट 50 मीटर हाइट ज़मीन से ऊपर से कम हो गई, यानी जितनी उसकी हाइट पहले थी उससे कम हो गई। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहा कि 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वैसे बड़ा सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या कहेंगे हम, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, लेकिन डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे। समझ लो, ये पॉइंट जो है ये मान लो 80 वोल्ट के ऊपर है और ये पॉइंट जो है ये 20 वोल्ट के ऊपर है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 60। तो हम डिफाइन ही नहीं करेंगे कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। हम डिफाइन कैसे करेंगे, कि वर्क डन की शक्ल में, क्योंकि ये जो होता है, जो पोटेंशियल बढ़ता है घटता है, वर्क डन की फॉर्म में होता है। वर्क डन या तो हुआ है चार्ज के ऊपर, या वर्क डन बाय द चार्ज हुआ है, या एनर्जी की शक्ल में। जितना वर्क डन होता है उतनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जितना वर्क डन होता है उतनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अब तो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो दोनों तरह की वर्क डन होंगे, वर्क डन ऑन द चार्ज भी होगा, वर्क डन बाय द चार्ज भी होगा। तो उसको कब होगा, वो इतना ही, यहाँ से इधर आए या इधर से इधर आए, जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी या वर्क डन इन्वॉल्व होगा वो कितना होगा, 80 से 20 पे आए कितना होगा, 60 होगा। चाहे यहाँ से B से A पे आए और चाहे A से, तो क्या डेफिनेशन देंगे कि 2 पॉइंट्स अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट के हैं किसी जगह पर, तो वहाँ द वर्क डन इन्वॉल्व या एनर्जी इन्वॉल्व है ना, व्हेन ए चार्ज मूव, व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव, कितना यूनिट चार्ज मूव अक्रॉस 2 पॉइंट्स। यहाँ पे क्या चीज़ हमने हटा दी, अक्रॉस 2 पॉइंट्स था, इसका मतलब ऊपर हायर टू लोअर भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। अगर नेचर ऑफ चार्ज जैसे पहले देते थे डेफिनेशन, तो हम चार्ज बोलते, अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके बेस बना के डेफिनेशन देते थे, तो फिर हमें कहना पड़ता व्हेन वर्क डन इन्वॉल्व व्हेन ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू, लेकिन अब खत्म कर दिया हमने। अब क्या कहते हैं, द वर्क डन इन्वॉल्व एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव हटा दिया, द वर्क डन इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव हायर टू लोअर, नहीं कहा ना लोअर टू हायर का, क्या बोला, अक्रॉस 2 पॉइंट्स।
अक्रॉस 2 पॉइंट में हायर टू लोअर भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। उसको उन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं तो 2 पॉइंट्स होनी चाहिए, डिफरेंस हमेशा 2 के बीच में होता है। लेकिन जब हम खाली पोटेंशियल कह रहे हैं तो भी वो भी डिफरेंस की तरह है, वो भी अलग से नहीं है, लेकिन उसमें हमें एक पॉइंट कहाँ मान रहे हैं, इन्फिनिटी में मान रहे हैं, बहुत दूर है कोई पॉइंट, वहाँ से कोई चीज़ आई है, तो जब वहाँ से आई है तो उसने कुछ वर्क भी किया होगा, या तो वर्क करके एनर्जी बढ़ी होगी या वर्क करके एनर्जी कम हुई होगी, तो वो जितना वर्क किया वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जिस पॉइंट पे वो चीज़ वो चार्ज लाया गया है। तो इसमें यहाँ भी 2 पॉइंट है, लेकिन वन ऑफ द पॉइंट इज एट इंफिनिटी। उसको हम ये नहीं देख रहे वहाँ से, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ है हमें नहीं पता किसी के लिए, क्योंकि हर इन्फिनिटी हर एक के लिए अलग अलग होता है, दूर, बहुत दूर। अब वो बहुत दूर कितना है समझ में आए ना, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। बस ये कहते हैं कि वर्क डन इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज है ना मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर एनर्जी फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट एट इन्फिनिटी टू ए, तो उसमें जितना वर्क हो रहा है उसे उस पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे। जितना वर्क हुआ है कहाँ से लाने में, कहाँ से आने में, इन्फिनिटी से आने में। और अगर 2 पॉइंट गिवन है उनके बीच में हमेशा वर्क जो होगा वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, हमेशा। समझ में आया? वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन कैसी थी, वर्क डन इन्वॉल्व या एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर या अक्रॉस 2 पॉइंट्स। Work done involved when a unit charge move across 2 points या move from 1 point to another। क्या वर्ड अवॉइड कर दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव अवॉइड कर दिया, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर अवॉइड कर दिया। उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो जो वर्क डन होगा वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए आसान है, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, लेकिन डिफाइन हम एनर्जी की फॉर्म में करते हैं। कितना डिफरेंस होगा, जितना वर्क डन हुआ है ऑन द चार्ज या बाय द चार्ज। वैसे कॉमन सेंस की बात है, आप 70 फीट की हाइट से 100 फीट की हाइट पे जा रहा है, हाइट के ऊपर, तो हाइट कितनी चेंज हो रही है, हैं 70 से 100 पे आ रहे हैं या 100 से 70 पे आ रहे हैं, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइट जो चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 30 हो रही है। जो ऊपर जा रहा है उसके लिए बढ़ रही है, जो नीचे आ रहा है उसके लिए उतनी ही हाइट घट रही है। तो समझ में आ गया ना। आप कहते हैं जी डिफरेंस बिटवीन 2 हाइट्स, वो भी बात सही थी, एक 70 पे है और एक 100 पे है, तो डिफरेंस बिटवीन द 2 हाइट इज कॉल्ड हाइट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाइट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस की शक्ल में डिफाइन नहीं करते, मतलब डेफिनेशन बड़ी आसान हो जाती है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, और जब चार्ज मूव कर रहा है तो एनर्जी इन्वॉल्व है, या तो उतनी एनर्जी बढ़ रही है या उतनी एनर्जी कम हो रही है, जितने उनके, और वो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो एनर्जी में डिफरेंस होता है उसके बराबर होती है, हमेशा हमेशा उसके बराबर होगी। ठीक है, अब हम एक पॉइंट सी ले लिया, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे या तो ए सी लेंगे या बी सी लेंगे, बी सी का अलग होगा और ए सी का अलग होगा। वो कोई से भी, अब मान लो ये पॉइंट्स 100 पर, ये 80 पर है, ये 20 पर है, मैं चेंज कर रहा हूँ। ये एक और पॉइंट सी ले लिया हमने, ये मान लीजिए 5 पर है, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए सी का, तो 80 से 5 पे आ गया, कितना हुआ वो 75। समझ में आया? तो ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस 75, वो तो डिफाइन कैसे करेंगे कि पहले 80 से 5 पे आया, ये तो उतना कम हो गया, या 5 से 80 पे गया उतना बढ़ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे बी टू सी लेंगे अगर हम, तो वो कितना होगा 15 का होगा, यानी 15 से 20 से 5 पे आ गया, 15 कम हो गया, या 5 से 20 पे आ गया, 15 बढ़ गया। ये बात समझ में आया? तो जो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। उतना वर्क, या तो चार्ज 1 यूनिट चार्ज, या तो 1 यूनिट चार्ज उतना वर्क करता है, उतना वर्क करके या तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है या घट जाती है, डिपेंड करता है कितने कहीं पे चार्ज के टाइप के ऊपर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है अगर वो हायर टू लोअर मूव कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो
बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज मूव करेगा हमेशा, ये हमेशा रखना फ्रॉम, तो ये आगे भी काम आएगा आपके। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव लोअर टू हायर। और जितना पॉजिटिव एनर्जी लूज कर रहा है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव चार्ज, यूनिट चार्ज, यानी चार्ज सेम है भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्वालिटी अलग है, एक पॉजिटिव था 1 यूनिट और दूसरा क्या था नेगेटिव। अब जब इसको हम डिफाइन करेंगे एज ए यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट कितना है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो है 1 वोल्ट। वो क्या है वोल्ट। तो हम जब यूनिट डिफाइन करते हैं तो हम सबका यूनिट लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे एनर्जी का यूनिट लिखेंगे। एनर्जी का यूनिट क्या है, वर्क डन का एनर्जी का सेम यूनिट होता है, क्या है बताइए, ऐसा यूनिट जूल। तो 1 मान लेंगे डेफिनेशन के लिए। और चार्ज का यूनिट कितना लेंगे हम, एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 1 कूलम। तो अगर आप 1 वोल्ट को 1 वोल्ट एट ए पॉइंट डिफाइन करें, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं या 1 वोल्ट एट ए पॉइंट डिफाइन कर रहा है। अगर 1 वोल्ट एट ए पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से देंगे। तो व्हाट इज 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, इट इज द वर्क डन इन्वॉल्व, इफ से शुरू करेंगे, इफ एनर्जी इन्वॉल्व इज बाय 1 कूलम चार्ज। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ नहीं बोल रहा, चार्ज 1 होना चाहिए, एनर्जी इन्वॉल्व भी 1 होनी चाहिए। इफ 1 कूलम, इफ द एनर्जी इन्वॉल्व बाय 1 कूलम चार्ज इज 1 जूल, is 1 joule in bringing the charge in moving the charge from infinity to a given point, from infinity to a, then the potential of that given point will be, potential of that given point will be 1 volt. If this दोबारा बोल रहा हूँ, if energy involved is 1 joule by 1, energy involved is 1 joule by 1 coulomb charge, है ना, in moving the charge from infinity to a, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन अगर आप इसको यूं कर दें, इफ 1 जूल एनर्जी इन्वॉल्व बाय 1 कूलम चार्ज इन मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट, यानी 1 जूल एनर्जी इन्वॉल्व है 2 पॉइंट के बीच में मूव करने में। इन्फिनिटी से यूज करेंगे तो पोटेंशियल कहलाएगा, और आपके 2 पॉइंट के बीच में 1 जूल एनर्जी इन्वॉल्व है बाय 1 कूलम चार्ज, तो उसे क्या बोलेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो 2 तरह से डेफिनेशन आती है, 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि इफ 1 जूल वर्क इज इन्वॉल्व बाय 1 कूलम चार्ज, जब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहे है ना, इन मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट्स, इन मूविंग अक्रॉस 2 गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट भी बोलेंगे, then the potential difference across 2 given point will be 1 volt। ये ऐसे समझो। और आपने कहा if 1 volt 1 joule energy is involved by 1 coulomb charge in moving from infinity to a given point, अब एक ही पॉइंट है, क्या बोलेंगे, then potential at that point will be 1 volt। और आपने कहा 1 joule energy is involved in moving across 2 point by 1 coulomb charge, देन द क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसमें थोड़ा सा ये डेफिनेशन जो है मुश्किल नहीं है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहली बात ये कि पोटेंशियल जब वर्ड आता है तो एनर्जी से इसका ताल्लुक है, पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं 9th में पढ़ के आए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी